जय हिंद साथियों, मेरा नाम है नितिन कुमार छारी और आप सभी का एंडेवर प्रेप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सिकल सेल एनीमिया पे। सिकल सेल एनीमिया क्या है और ये वर्तमान में क्यों चर्चा में है। आपने पिछले बजट को अगर ध्यान से पढ़ा हो तो पिछले बजट 2023-24 के अंतर्गत सिकल सेल एनीमिया के बारे में सूचना दी गई है और इस पे बजट भी पारित किया गया है। सिकल सेल एनीमिया रक्त संबंधी एक आनुवंशिक रोग होता है और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सिकल सेल एनीमिया से भारत को मुक्त कराने के लिए एक मिशन मोड प्रारंभ कर दिया है और इस मिशन मोड के अंतर्गत लक्ष्य रखा है 2047 यानी कि 2047 तक हम भारत से सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और जिस प्रकार हमने 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त की थी, उसी प्रकार से हम सिकल सेल एनीमिया पर जीत हासिल करेंगे। तो एक एक करके चर्चा करते हैं सिकल सेल एनीमिया के कुछ मुद्दों पे। तो जैसे लिखा है, सिकल सेल एनीमिया क्या है, क्यों चर्चा में है। तो सिकल सेल एनीमिया हम अगर देखें तो ये बहुत ही घातक बीमारी होती है। सिकल सेल एनीमिया के संबंध में अगर हम मरीज की चर्चा करें तो इनके मरीज जो हैं कहाँ पे हमें प्राप्त होते हैं, तो मुख्य रूप से सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट हैं वो हमें प्राप्त हो रहे हैं भारत में, भारत के साथ साथ अरब देशों में और अफ्रीकन कंट्रीज यानी कि अफ्रीकी देशों में। अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके अंतर्गत और एशिया महाद्वीप में अरब और हमारे भारत में मुख्य रूप से सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक, और वो भी इनके अंतर्गत भारत या अरब देश या अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर हम देखें तो मुख्य रूप से जनजातीय समाजों में, जनजातीय समाज जो है यानी कि अनुसूचित जनजाति हैं, वहाँ पर हमें इस सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस उद्देश्य से सिकल सेल एनीमिया पर विजय प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने बजट 2023-24 के अंतर्गत, कब ये याद रखना है, प्रारंभिक परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बजट 2023-24 के अंतर्गत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा भारत को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त करने के लिए, किसे, सिकल सेल एनीमिया से मुक्त करने के लिए एक मिशन मोड प्रारंभ किया है और इसके तहत हम वर्ष 2047 तक, यानी कि जिस प्रकार 1947 में हमने अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की, उसी प्रकार 2047 में हम भारत से सिकल सेल एनीमिया को हरा कर भगा देंगे और हम इस पे क्या प्राप्त करेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। और विजय प्राप्त करने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में डॉक्टर की टीम जुट चुकी है और लगातार सिकल सेल एनीमिया को हराने के लिए एक प्रोग्राम तरीके से कार्य कर रही है। कैसे काम कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत आप देख रहे होंगे सिकल सेल एनीमिया में आप मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में 1 जुलाई 2023 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा योजना का शुभारंभ किया गया है और शुभारंभ मध्य प्रदेश के शहडोल से किया गया है और जिसके माध्यम से हम यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट का इलाज करेंगे और लगातार देश में से हर हिस्से में से इसको क्या कराएंगे, मुक्त कराएंगे। तो ये तो ही हमारी प्रारंभिक जानकारी। अब बात करते हैं कि ये होता क्या है, मतलब सिकल सेल एनीमिया अगर रोग है तो किस प्रकार का रोग है और इसके अंतर्गत क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप देख रहे हैं सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक यानी कि जेनेटिकल डिसीज होता है। आनुवंशिक रोग कैसे रोग होते हैं, ऐसे रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से यानी कि मेल फीमेल यानी कि माता पिता से अपने बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं और उन्हीं में से ही एक प्रकार का रोग है सिकल सेल एनीमिया। अब सिकल सेल एनीमिया जो है वो क्या गुणसूत्री विकार है या मेंडेलियन डिसऑर्डर है, यानी कि आनुवंशिक रोग भी दो प्रकार के, ऐसे रोग जो किसी भी व्यक्ति के गुणसूत्र में, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम में या उसके डीएनए में किसी भी प्रकार से रोग उत्पन्न कर देते हैं, या आप ये समझ लें किसी भी प्रकार से उसके गुणसूत्र के अंदर संख्या या उसकी संरचना में परिवर्तन करते हैं। तो संख्या या संरचना में परिवर्तन होने से, केवल गुणसूत्र की बात हो रही है यहाँ पे, गुणसूत्र की संख्या या संरचना में परिवर्तन होने से जो रोग पैदा होगा वो गुणसूत्रीय विकार होगा, यानी कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा। और ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, एक प्रकार का आनुवंशिक रोग ही है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के शरीर में जीन
ध्यान रखना, जीन में उत्परिवर्तन या जीन में किसी प्रकार के अप्रभावी लक्षण पैदा हो जाते हैं तो उससे जो रोग पैदा होता है वो जीन डिसऑर्डर कहलाता है, जिसे हम मेंडल के आनुवंशिकता की वंशानुगति के आधार पर समझते हैं, इसलिए इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं। इस मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर जो रोग आते हैं उसमें से सबसे पहला है हीमोफीलिया, दूसरा जो रोग है वो है कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता, तीसरा जो रोग है वो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। क्या है? सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया क्या हुआ, अब यहाँ पे आपको स्थिति क्लियर हो गई होगी। सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है जो किसी भी जीन के अप्रभावी या जीन के अंदर म्यूटेशन के कारण पैदा होता है। इसमें और भी कई प्रकार के रोग हैं जैसे थैलेसीमिया आदि, ठीक। तो इनमें से एक है सिकल सेल एनीमिया, या हम एक लाइन में सिकल सेल एनीमिया की परिभाषा को समझें तो सिकल सेल एनीमिया रक्त संबंधी आनुवंशिक रोग है जो किसी भी व्यक्ति में जीन म्यूटेशन के कारण पैदा होता है। अब किसी भी व्यक्ति में ये जीन म्यूटेशन के कारण क्यों पैदा हो रहा है, आप ये समझो कि ये हमारा ब्लड है, ठीक है। अब इस ब्लड के अंदर कई कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे प्लाज्मा भी है, फिर उसके बाद आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स है। इनमें से हम बात करेंगे आरबीसी। आरबीसी का निर्माण जो है वो हीमोग्लोबिन से होता है। किससे होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में पाई जाती है एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जिसका नाम है ग्लोबिन, ठीक है। यहाँ तक आप पहुँच गए क्या कि आपके ब्लड के अंदर हम सीधी मात्रा में कहें तो ब्लड के अंदर ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। और ग्लोबिन प्रोटीन कौन कौन सी होती? एक अल्फा ग्लोबिन, दूसरा बीटा ग्लोबिन। इनके माध्यम से ही आरबीसी का निर्माण होता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में बीटा ग्लोबिन प्रोटीन नहीं होती है तो बीटा ग्लोबिन प्रोटीन के न होने से उसके शरीर के अंदर ये रोग पैदा होता है जिसका नाम है क्या? सिकल सेल एनीमिया। यानी कि सिकल सेल एनीमिया किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर बीटा ग्लोबिन प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण एक आनुवंशिक रोग की स्थिति पैदा कर देता है जिसे हम सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं, ठीक। इतना समझे। इसके बाद अपन अगले स्थिति पर पहुंचते हैं कि सिकल सेल एनीमिया के कारण आपको शरीर के अंदर आरबीसी कैसे दिखाई देगी। यहाँ पे आप ध्यान से समझने का प्रयास करें, ये इस स्लाइड के अंदर आपका जो कंफ्यूजन है पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया के अंतर्गत ये जो सिकल शब्द लिखा हुआ है, इस सिकल का अर्थ होता है हसिया। आपने देखा होगा एक हथियार होता है ऐसे प्रकार का हसिये के आकार का, तो सिकल का मतलब होता है हसिया, सेल का मतलब होता है कोशिका, एनीमिया का मतलब होता है रक्त संबंधी। तो ऐसा रोग जो रक्त के संबंध में आरबीसी के आकार को गोल की जगह इस हसिये के आकार में परिवर्तित कर दे तो इस रोग को हम कहेंगे सिकल सेल एनीमिया। यानी कि सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी जो होगी वो गोली की जगह हसिये के आकार की हो जाएगी। अब हसिये के आकार की होने से क्या होगा? हसिये के आकार के होने से बहुत बड़ी समस्याएं पैदा होने लग जाएंगी, वो हम लक्षण में देखेंगे। अभी हम इसके बारे में समझते हैं। जो हमने देखा कि यह एक आनुवंशिक विकार है यानी कि एक जेनेटिकल डिसीज है, और वो भी शरीर के अंदर बीटा ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है उसके कारण उत्पन्न होती है, जिससे शरीर में क्या हो जाता है? जीन उत्परिवर्तन होता है, यानी कि जीन अप्रभावी ढंग से कार्य करता है या कार्य नहीं कर पाता है, हम ये भी मान सकते हैं। जिससे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर ये जो प्रोटीन है वो प्रॉपर काम न कर पाने के कारण उस स्थिति को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन एस, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हीमोग्लोबिन एस। तो वो हीमोग्लोबिन एस जो होता है, वो हीमोग्लोबिन एस क्या करता है? नॉर्मल आपकी जो आरबीसी होती है वो होती है फ्लेक्सिबल यानी कि लचीली, लेकिन हसिये के आकार की हीमोग्लोबिन से निर्मित आपकी जो आरबीसी है उसको अपन हीमोग्लोबिन एस कह रहे हैं। वो हीमोग्लोबिन एस क्या कर देगा? आपकी आरबीसी को कर देगा कठोर, है ना। जो पहले फ्लेक्सिबल है, जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उनकी आरबीसी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। आरबीसी फ्लेक्सिबल न होते हुए सिकल सेल एनीमिया के रोगी के अंदर आरबीसी कठोर हो जाती है और साथ ही साथ उसकी आरबीसी का जो आकार है वो गोल ना होते हुए हसिये के आकार का हो जाएगा। हसिये के आकार का होने से शरीर में असहनीय दर्द पैदा होगा, बहुत जोर से दर्द होगा, जिससे सिकल सेल एनीमिया का जो रोगी है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा, शरीर के और अंग भी खराब होने लगेंगे और धीरे कुछ वर्षों बाद उसकी मृत्यु भी हो जाएगी।
यहाँ पे आप समझे सिकल सेल एनीमिया बेसिकली है क्या। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो कि किस स्थिति में उत्पन्न होता है, रक्त के अंदर उपस्थित बीटा ग्लोबिन प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण जीन म्यूटेशन होता है जिससे ये रोग पैदा होता है। ठीक है, इस रोग के जो लक्षण हैं, इन लक्षणों को अगर हम ध्यान से देखें तो ये लक्षण बताते हैं कि ऐसा रोग अगर किसी व्यक्ति को होता है तो उसमें गंभीर दर्द पैदा होता है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि गंभीर दर्द मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोई दर्द होता है तो आप पेन किलर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पेन किलर। लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट को दर्द होता है तो आप ये मान के चलीजिए नॉर्मल दर्द में आप जो एक टैबलेट ले रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट को यही टैबलेट कम से कम 10 लेना पड़ेंगे, तब जाकर उसके दर्द में असर होगा। ठीक, तो बहुत गंभीर दर्द होता है जिससे सिकल सेल, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, सिकल सेल क्राइसिस, यानी कि इस दर्द को अपन ने सिकल सेल क्राइसिस कहा है। ठीक है, इससे जो लक्षण उत्पन्न होंगे उससे अपन देखेंगे कि व्यक्ति को थकान होगी, पैरों में ज़्यादा सूजन आएगी, पीलिया हो जाएगा। ठीक है, यकृत यानी कि आपका लीवर, गुर्दा यानी कि किडनी, फेफड़े यानी कि लंग्स, हार्ट यानी कि दिल यानी कि हार्ट, और प्लीहा यानी कि स्प्लीन जैसे कई अंग भी नुकसान पहुंचाने लगेगा और ये खराब होने लगेंगे, जिससे आपके शरीर में क्या है कि कमजोरी आने लगेगी, धीरे धीरे व्यक्ति की मृत्यु भी संभावित है। अब इसके एक तकनीकी पक्ष को भी समझने का प्रयास करें। जैसे ये नॉर्मल आपकी रक्तवाहिनी, ब्लड वेसल जिसमें रक्त बह रहा है यानी कि आरबीसी है, लेकिन ये जो सिकल सेल पेशेंट होता है उसकी आरबीसी है, और वो आरबीसी इस अर्धचंद्राकार स्थिति में है, तो वो क्या होती है, इसमें आके फंस जाती है। तो इसके अंदर फंसने के कारण वो रक्त का प्रवाह है वो प्रॉपर हो नहीं पाता। रक्त के प्रवाह के प्रॉपर न होने से ही तो समस्या पैदा होती है। ठीक है, तो ये कैसी बीमारी है, एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, और इस बीमारी को दूर करने के भी कुछ उपाय हैं। इन उपायों को समझने के पहले इनका संचरण देखते हैं कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कैसे जाता है। मान के चलें एक व्यक्ति है जिसमें से ये पुरुष है, ये महिला है, इनमें से एक को ये रोग है, तो अगर इनसे ये रोग होगा तो इससे आने वाले जो बच्चे हैं, इन बच्चों के अंदर भी ये रोग के होने की संभावना होगी। अगर इनसे इस बच्चों के अंदर ये रोग ट्रांसफर हो जाता है तो उसी स्थिति को हम कहते हैं वंशानुगति। वंशानुगति का मतलब होता है माता पिता से बच्चों के अंदर उनके लक्षणों का जाना। अब ये लक्षण खराब लक्षण है तो खराब लक्षण जाएगा, अच्छा लक्षण है तो अच्छा लक्षण जाएगा। ठीक है, तो लक्षणों की वंशानुगति को ही हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता यानी कि जेनेटिक्स। और अगर ये रोग ट्रांसफर हो जाता है तो ये रोग कहलाता है आनुवंशिक रोग। तो ये आनुवंशिक रोग है जो माता पिता से बच्चों में फैलता है। ठीक, अब इस रोग के उपचार दो प्रकार के, उपचारों को अगर हम देखें तो उपचार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उपचारात्मक और दूसरा होता है निरोधात्मक। जैसे एक व्यक्ति को कोरोना हो गया है, तो जब उसको कोरोना हो गया है तो ऐसी स्थिति में अब वो इलाज करवाएगा, तो वो इलाज जो होगा उपचारात्मक विधि होगी। अब एक व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ है और वो चाहता है उसको हो ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में उसने वैक्सीनेशन करवा लिया, यानी उसने वैक्सीन लगवा ली। जब उसको वैक्सीन लग गई है तो दोबारा अगर कोरोना का वायरस उस पर अटैक डालेगा तो उसके अंदर एंटीवायरस है, तो वो उस एंटीवायरस के माध्यम से सही हो जाएगा, तो ये होगा निरोधात्मक। तो ऐसे ही हम देख रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो बार बार क्या करना पड़ता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसके ब्लड में तो सिकल सेल आरबीसी है और उससे तकलीफ हो रही है, तो खराब ब्लड को निकाल के अच्छा ब्लड चढ़ाओ। लेकिन ये टेम्परेरी इलाज है, क्योंकि उसकी अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बन तो खराब ही आरबीसी रही होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि वो कुछ समय के लिए ठीक महसूस करेगा और बाद में वैसी स्थिति हो जाएगी। और जब स्थिति बढ़ जाए तो पेन किलर यानी कि दर्द निवारक दवाइयाँ ले लो। तो वो टेम्परेरी है। परमानेंट इलाज क्या है? परमानेंट इलाज जो है वो आपके पास बाकी के तीन हैं। ठीक, एक है जीन थेरेपी। आपने थर्ड पेपर के अंदर ये पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीन थेरेपी की जा सकती है और जो खराब जीन है उसको निकाल के अच्छा जीन डाल दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ये समस्या जड़ से ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए मानव जीनोम परियोजना लगेगी, इसके लिए जीन कोड लगेगा, जेनेटिकल इंजीनियरिंग लगेगी, जीन की पहचान करना पड़ेगी, अच्छे जीन की पहचान, खराब जीन की पहचान के बाद जीन को निकाल कर फेंक कर दूसरा, बहुत लंबी प्रक्रिया है।
और बहुत खर्चीली भी प्रक्रिया है। तो इसलिए अपने को क्या करना है, दूसरा ऑप्शन ढूंढना है। दूसरा ऑप्शन क्या है, स्टेम सेल। स्टेम सेल थेरेपी के माध्यम से भी इलाज संभव है, लेकिन ये भी बहुत खर्चीली प्रक्रिया है। तो अब तीसरा क्या करें भैया, बोन मैरो ट्रांसफर कर लो। नहीं, क्या कर लो, बोन मैरो। बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा यदि ट्रांसप्लांट कर दिया जाए आपके शरीर से, खराब वाला अस्थि मज्जा निकाल के दूसरा डाल दो, क्योंकि अस्थि मज्जा में ही तो आपकी आरबीसी बन रही है और ये रोग तो आरबीसी से ही संबंधित है। तो जब अस्थि मज्जा निकाल के दूसरा डाल दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में वो अस्थि मज्जा अच्छे आरबीसी का निर्माण कर देगा, तो भी ये रोग का उपचार हो सकता है। लेकिन ये जो उपचार हैं तीनों के तीनों, ये बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। सरकार इनको करेगी तो हर एक व्यक्ति को भारी मुआवजा या भारी सब्सिडी देना पड़ेगी, और ऐसा ना कर पाए क्योंकि सर हम भी विकसित तो है नहीं, विकासशील हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, योजनाएं चला रहे हैं। इन योजनाओं के माध्यम से लोगों को उपचारित कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। ठीक, तो ये था आपका सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इस सिकल सेल एनीमिया के संबंध में आपको एक चीज़ और देखनी है, वो ये है कि सिकल सेल एनीमिया के क्षेत्र में या इस रोग के उपचार के लिए भारत सरकार किस तरीके से प्रयास कर रही है, या भारत सरकार के द्वारा इस रोग के उपचार के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो सिकल सेल एनीमिया के लिए हमने सबसे पहले देखा कि वर्ष 2023-24 के बजट में इसका उल्लेख किया गया है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा 2047 तक 47 तक इस रोग से भारत को मुक्त कराने के लिए एक मिशन मोड प्रारंभ कर दिया गया, एक मिशन प्रारंभ कर दिया है। ठीक, और इस मिशन के प्रारंभ में हम देखें कि 1 जुलाई 2023 से मध्य प्रदेश के शहर शहडोल यानी कि जिले शहडोल से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया है। और ये प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत इस यूनिट 7 के अंदर इस टॉपिक को स्पेशली जोड़ा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको अच्छे से आप पढ़ेंगे। फिर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा सिकल सेल एनीमिया के बेहतर उपचार और नियंत्रण हेतु आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा जाएगा। आउटरीच कार्यक्रम संबंधित है व्यवसाय से, उद्यम से, सिकल सेल एनीमिया से या अंतरिक्ष मिशन से। तो आपको बताना पड़ेगा भैया ये संबंधित है सिकल सेल एनीमिया से। फिर अंतिम बिंदु क्या है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा HCD यानी कि सिकल सेल डिसीज रोगी के लिए दिव्यांगता जो प्रमाण पत्र होता है, यानी कि इन रोगियों को जो दिव्यांगता या विकलांगता प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसकी समय सीमा 1 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 3 वर्ष कर दी गई है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ने के लिए आप हमारे इन सोशल मीडिया हैंडल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। जय हिंद।